गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हमने टॉर्क के बारे में डिस्कस किया था, तो वहाँ पर हमने सबसे पहले पावर रिलेशन के माध्यम से टॉर्क की गणना की थी। तो अब हमारे पास फॉर्मूला आ चुका था कि टॉर्क समानुपाती किसके होता है, फ्लक्स और आर्मेचर करंट। और इसके अलावा हमने बैक ईएमएफ के बारे में भी डिस्कस कर लिया था, यानी हमारा जो बेसिक पॉइंट्स थे वो क्लियर हो चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ डीसी मोटर। तो जब हमने डीसी जनरेटर पढ़ा और उसके पश्चात डीसी मोटर स्टार्ट किया, तो वहां पर सबसे पहला हमारा पॉइंट यही था कि डीसी जनरेटर और डीसी मोटर की संरचना एक दूसरे के क्या होती है, समान होती है। अतः इनके जो वर्गीकरण है दोनों का, वो भी क्या होता है, एक दूसरे के समान होता है। तो फर्स्ट पॉइंट यहां पर हम क्या नोट करेंगे कि डीसी मोटर की संरचना डीसी जनरेटर के समान होती है। अतः वर्गीकरण भी एक समान होता है। ठीक है ना। तो ध्यान में रखना है कि दोनों की संरचना समान है, अतः वर्गीकरण भी क्या है, दोनों का एक समान है। तो डीसी जनरेटर को हमने क्या है, सबसे पहले उत्तेजन के आधार पर दो भागों में विभाजित किया था। तो पहला था आपका सेपरेटली एक्साइटेड क्या था, डीसी जनरेटर था। और दूसरा क्या था, सेल्फ एक्साइटेड। ठीक है। तो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर हो गया, और दूसरा क्या है, सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर हो गया। ठीक है। उसके बाद में हमने जो सेल्फ एक्साइटेड है यानी स्व उत्तेजित है, उसको हमने तीन भागों में विभाजित किया था। ठीक है। तो सबसे पहला था आपका शंट, सेकंड कौन सा था, सीरीज, और तीसरा था आपका कंपाउंड। ठीक है। अब ये जो कंपाउंड था इसे हमने दो भागों में विभाजित किया था। ठीक है। सबसे पहला था लॉन्ग शंट और सेकंड था शॉर्ट शंट। ठीक है। और लॉन्ग शंट को हमने दो भागों में विभाजित किया था। फर्स्ट था आपका कॉम्युलेटिव और सेकंड था डिफरेंशियल। और सेम क्या था यहां पर, शॉर्ट शंट का था। शॉर्ट शंट को भी हमने दो भागों में विभाजित किया था। फर्स्ट था आपका कॉम्युलेटिव और सेकंड क्या था, डिफरेंशियल। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि डीसी मोटर की संरचना होती है वो डीसी जनरेटर के समान होती है, इसलिए वर्गीकरण भी क्या है, एक समान है। तो वहां पर हमने देखा था कि सबसे पहले वर्गीकरण उत्तेजन के आधार पर किया गया था। तो यहां पर भी वर्गीकरण है उत्तेजन के आधार पर किया गया है, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर और सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर। अब उसके बाद में उसका वर्गीकरण कनेक्शन के आधार पर किया गया था कि आर्मेचर और फील्ड के मध्य कनेक्शन कौन सा है। तो यहाँ पर सेल्फ के तीन भाग थे, तो शंट,
सीरीज कंपाउंड। ठीक है, तो कंपाउंड को दो भागों में विभाजित किया गया है, लॉन्ग शंट, शॉर्ट शंट, और इसे किसमें, कॉम्युलेटिव और डिफरेंशियल। इसी प्रकार शॉर्ट शंट को भी कॉम्युलेटिव और डिफरेंशियल में डिवाइड किया गया। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन एक एक मोटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए शंट मोटर। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालिए शंट मोटर, शंट मोटर। ठीक है, अब देखिए, याद कीजिए कि जो आपका शंट जनरेटर था उसमें फील्ड और आर्मेचर एक दूसरे के समांतर में संयोजित रहते थे। उसी प्रकार शंट मोटर में क्या होगा, आपका फील्ड और आर्मेचर एक दूसरे के क्या रहेंगे, समांतर में संयोजित रहेंगे। तो यहां पर मैंने फील्ड ले लिया, ठीक है, और यहां पर क्या कनेक्ट कर दिया है मैंने, आर्मेचर, ये आपके क्या है, ब्रश। ठीक है, और यहां से आपको क्या प्राप्त होता है, मैकेनिकल आउटपुट, यांत्रिक आउटपुट। ठीक है, और यहां पर सबसे पहले हम क्या संयोजित करते हैं, सप्लाई, V सप्लाई से। अब देखिए, सप्लाई V के कारण करंट प्रवाहित क्या होता है, IL, लोड करंट। अब ये यहां पर क्या है, नोड, इस नोड से करंट कितने भागों में विभाजित हो जाता है, दो भागों में, I शंट और I आर्मेचर। ठीक है, ब्रश में ड्रॉप होगा वो क्या होगा, BCD, ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप, और आर्मेचर का रेजिस्टेंस क्या है, RA। तो यहां पर उत्पन्न बैक ईएमएफ क्या होगा, EB होगा। क्या होगा, EB। और जो फील्ड का जो फ्लक्स होगा, क्या, फील्ड का जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, फाई शंट होगा, और फील्ड का रेजिस्टेंस क्या है, R शंट है। तो देखिए यहां पर क्या है कि संरचना दोनों की ही क्या है, समान है। ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट पॉइंट हम नोट करते हैं, डीसी शंट मोटर में फील्ड तथा आर्मेचर एक दूसरे के समांतर में संयोजित रहते हैं। ठीक है, तो डीसी शंट मोटर में फील्ड और आर्मेचर एक दूसरे के क्या रहते हैं, समांतर में संयोजित रहते हैं। अब यहां पर वो पॉइंट्स मैं नोट नहीं करूंगा जो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया कि यहां पर आर्मेचर का रेजिस्टेंस 0.1 से 1 ओम रहता है, फील्ड का रेजिस्टेंस अधिक रहता है, इसमें फेरों की संख्या अधिक होती है, पतले तार के बनाए जाते हैं। क्यों कि दोनों की संरचना एक दूसरे के क्या है, समान है। तो हमेशा ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है कि आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस होगा वो 0.1 ओम से लेकर के 1 ओम होगा। ठीक है, और जो फील्ड का रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 50 ओम से लेकर के 300 ओम तक रहता है। तो ये पॉइंट्स आपने पिछली क्लास में नोट कर लिए हैं जब आपको डीसी शंट जनरेटर पढ़ाया था। तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट ये नोट कर दिया है कि दोनों की संरचना क्या होती है, समान होती है। इसके अलावा मैंने बताया था कि यहाँ जो ये फील्ड होता है, फील्ड में फेरों की संख्या अधिक रहती है। ठीक है, और ये पतले तार का बनाया जाता है। तो जब ये पतले तार का बनाया जाएगा तो यहाँ पर इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम होगा। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम होगा तो
आपको पता है कि प्रतिरोध अधिक होगा, प्रतिरोध अधिक होगा तो इसमें से धारा कम प्रवाहित होगी, और जब धारा कम प्रवाहित होगी तो फ्लक्स उत्पन्न भी क्या होगा, कम होगा। लेकिन यहां पर हम क्या करते हैं कि इसे कांस्टेंट स्पीड के लिए यूज करेंगे, यानी नियत स्पीड के लिए यूज करेंगे। तो ये आपकी जो सप्लाई वोल्टेज है इसे क्या बनाए रखेंगे, नियत बनाए रखेंगे। जब सप्लाई वोल्टेज नियत रखोगे तो जो करंट है वो भी क्या रहेगा, नियत रहेगा, जिसके कारण नो लोड से फुल लोड तक आपका जो फील्ड करंट और फ्लक्स है वो भी क्या रहता है, नियत रहता है। इसलिए हमेशा ध्यान में रखना है कि शंट मोटर का प्रयोग कांस्टेंट स्पीड के लिए किया जाता है। तो यहां पर हम नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, यहां पर जब सप्लाई वोल्टेज को नियत रखा जाता है तो फील्ड करंट व फ्लक्स नो लोड टू फुल लोड कांस्टेंट यानी नियत बने रहते हैं। ठीक है, नियत बने रहते हैं। इस पॉइंट को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि सप्लाई वोल्टेज आपने नियत रखी, तो सप्लाई वोल्टेज आप नियत रखोगे तो यहां पर फील्ड का करंट और फ्लक्स दोनों ही नो लोड से फुल लोड तक क्या रहेंगे, नियत रहेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर कि आपने सप्लाई वोल्टेज क्या दिया, V। ठीक है, और इसके विपरीत दिशा में क्या होता है, बैक ईएमएफ होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि डीसी जनरेटर के समान ही इसमें क्या होता है, ईएमएफ होता है, लेकिन इस ईएमएफ की दिशा सप्लाई वोल्टेज के विपरीत होने के कारण इसे हम क्या कहते हैं, बैक ईएमएफ कहते हैं। तो यहां पर सप्लाई वोल्टेज आपने क्या दिया, V बराबर बैक ईएमएफ क्या है, EB, इसके विपरीत प्लस यहां पर आर्मेचर का करंट क्या है, IA, RA, वोल्टेज ड्रॉप हो गया, प्लस BCD क्या है, यहां पर ब्रश कॉन्टेक्ट ड्रॉप है। तो BCD यानी ब्रश पर जो ड्रॉप है उसको यदि नगण्य मान लिया जाए तो आपके पास क्या आता है, V इक्वल टू AB प्लस में IA RA। ठीक है, अब देखिए यहां से कि यहां से कभी कभार आपको यदि आर्मेचर का करंट निकालना हो तो आप क्या करते हो, इसे इधर पक्षांतरित कर देते हो, तो V माइनस क्या आ जाएगा आपका, EB बराबर IA RA। IA निकालना है तो IA बराबर क्या आ जाएगा, V माइनस EB बटे RA। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसके अलावा देखिए कि यहां पर ये जो नोड है, इस नोड पर क्या होता है कि जो IL करंट है वो इन दोनों के योग के बराबर होता है, क्योंकि यहां पर नोड नियम लागू होता है कि किसी नोड पर आने वाली धाराओं का योग किसके बराबर होता है, जाने वाली धाराओं के। तो नोड पर आ कौन सी रही है, लोड करंट किसके बराबर है, आर्मेचर के करंट प्लस में शंट के करंट के बराबर होता है। ठीक है, और हमेशा ध्यान में रखना है कि ये जो शंट का करंट होता है ये क्या होता है, बहुत ही कम होता है, क्योंकि जो शंट का रेजिस्टेंस है उसका मान उच्च रहता है। तो
तो यहाँ पर बहुत ही कम धारा प्रवाहित होती है, इसलिए कभी कभार क्या है, आप क्या मान सकते हो कि आर्मेचर का करंट होगा वो आपके लोड करंट के क्या होगा, बराबर। अब देखिए समांतर में वोल्टेज हमेशा क्या रहती है, समान रहती है, ठीक है ना। तो समांतर पथों में हमेशा वोल्टेज क्या रहती है, समान। तो ये वोल्टेज यहाँ पर होगी, यही वोल्टेज कहाँ होगी, यहाँ पर होगी। तो यहां से यदि आपको क्या निकालना हो, शंट करंट, तो यहां से I शंट बराबर क्या आ जाएगा आपका V/R शंट। तो ये जो बेसिक फॉर्मूला है, इसके बेस पर यदि आपको कोई भी न्यूमेरिकल दिया जाता है तो आप आसानी से इसे क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। तो ये तो क्या है, इसके बारे में बेसिक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें अलग अलग टाइप के आरेख खींचेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, किसका खींचेंगे, टॉर्क और आर्मेचर करंट का। उसके बाद में हम देखेंगे स्पीड और आर्मेचर करंट का। उसके बाद हम बात करेंगे टॉर्क और स्पीड आरेख के बारे में, ठीक है। तो यहां पर आरेख सबसे पहले आरेख देखेंगे टॉर्क एंड आर्मेचर करंट का। उसके बाद में बात करेंगे हम स्पीड और आर्मेचर करंट का। उसके बाद में हम बात करेंगे स्पीड और टॉर्क आरेख के बारे में, ठीक है। तो अब इसे मैं मिटा देता हूं। अब देखिए कि सबसे पहला आरेख कौन सा खींचना आपको, टॉर्क और आर्मेचर करंट का। तो फर्स्ट है आपके पास टॉर्क एंड आर्मेचर करंट आरेख। ठीक है, तो यहां पर देखिए कि आपके पास फॉर्मूला क्या है, T समानुपाती phi I A होता है, ठीक है। तो शंट मोटर में यहां पर हमने क्या लिखा है कि फील्ड करंट व फ्लक्स नो लोड टू फुल लोड क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो शंट मोटर में फ्लक्स को यदि क्या कर दिया जाए, नियत कर दिया जाए, ठीक है। तो यहां पर टॉर्क समानुपाती किसके हो जाता है, आर्मेचर करंट के समानुपाती हो जाता है। यानी कि जब आप आर्मेचर करंट और टॉर्क के मध्य ग्राफ खींचो तो 1 एम्पियर जब करंट रखोगे आप, तो यहां पर टॉर्क भी क्या होगा, 1 होगा। और 2 रखोगे तो 2 होगा, 3 रखोगे तो 3, 4 रखोगे तो 4 है। यानी ये क्या होगा, इनमें समानुपाती का संबंध होगा, दोनों में किसका होगा, समानुपाती का संबंध, ठीक है। तो यहां पर यदि दोनों में समानुपाती का संबंध होता है तो हमेशा आरेख क्या होता है, रेखीय होता है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि रेखीयता और अरेखीयता क्या होती है, कि जब किसी भी उपकरण के इनपुट और आउटपुट में समानुपाती का संबंध होता है तो हमेशा उसका स्केल या आरेख हमेशा क्या होगा, रेखीय होगा। तो यहां पर जब आप ग्राफ खींचोगे किसके मध्य, आर्मेचर करंट और टॉर्क के मध्य, तो क्या आएगा, एक समानुपाती का संबंध आएगा, यानी रेखीय आएगा। तो ये किसका है, शंट मोटर का। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि शंट मोटर में जितना अधिक क्या होगा, आर्मेचर का करंट होगा, उतना ही अधिक क्या होगा, टॉर्क होगा। आप हमेशा ध्यान में रखना है कि जैसे T समानुपाती IA लिखा है, तो हमेशा टॉर्क की जो मान होगा, टॉर्क का जो मान होगा
वो आर्मेचर करंट पर निर्भर करेगा, न कि इसके विपरीत। ऐसा नहीं कह सकते आप कि जो आर्मेचर करंट है, ठीक है, वो टॉर्क पर निर्भर करता है, ऐसा नहीं होगा। हमेशा क्या होगा कि आपका जो टॉर्क होगा वो आर्मेचर करंट पे निर्भर करेगा। तो आपको पता है कि जिसे आप लिखते हो y इक्वल टू mx प्लस सी लिखते हो, तो ये सारी होती है इंडिपेंडेंट राशि और ये क्या होती है, डिपेंडेंट राशि होती है। यानी अज्ञात को हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, ज्ञात को किस में रखेंगे, राइट हैंड साइड में। तो टॉर्क T समानुपाती क्या होगा, IA होता है। जैसे आप ओम का नियम लिखते हो तो आप क्या लिखते हो, V समानुपाती I लिखते हो। इसका मतलब ये हो गया कि करंट के कारण ही वोल्टेज यहां पर होगा, जबकि यहां पर ध्यान में रखना है ओम का नियम क्या कहता है कि वोल्टेज एक क्या है, विद्युतीय दबाव है, जिसके कारण ही क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है, न कि इसके विपरीत। तो ये जो बेसिक्स जो आप गलतियां करते हैं ये ध्यान में रखना है कि अज्ञात राशि होती है वो लेफ्ट हैंड साइड में रखी जाती है, जो ज्ञात होती है वो राइट हैंड साइड में रखी जाती है। तो ये तो आरेख आपका किसका हो गया है, टॉर्क और आर्मेचर करंट का। तो यहां पर जैसे जैसे आपका करंट बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, टॉर्क बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं हम स्पीड की और इसकी आर्मेचर करंट की, ठीक है। तो दूसरा आरेख किसका है आपका, स्पीड एंड आर्मेचर करंट का। अब आप सभी जानते हो कि n समानुपाती क्या होता है, EB बटे क्या होता है, फाई होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर मैंने बोला है कि शंट मोटर में फ्लक्स होता है वो क्या होता है, नियत होता है। तो शंट मोटर में फ्लक्स नियत होगा तो आपको पता है कि यहां से स्पीड भी आपकी क्या रहेगी, नियत रहेगी। लेकिन आपको मैंने इससे पहले एक पॉइंट बताया था, आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन में क्या होता है कि जो आर्मेचर का फ्लक्स होता है वो मुख्य फ्लक्स पर क्या करता है, प्रभाव डालता है। तो उसके दो प्रभाव होते थे। सबसे पहला प्रभाव होता था कि वहां पर डीमैग्नेटाइजेशन होगा, यानी फ्लक्स में कमी होगी। तो आपको पता है कि जब आर्मेचर रिएक्शन के कारण, तो हम क्या लिखेंगे, आर्मेचर रिएक्शन के कारण, आर्मेचर रिएक्शन के कारण यहां पर क्या होगा, आपका फ्लक्स में थोड़ी सी कमी आएगी। फ्लक्स में थोड़ी सी क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो फ्लक्स में थोड़ी सी कमी आएगी तो आपको पता है कि n समानुपाती क्या होता है, EB बटे फाई। तो फ्लक्स में कमी आएगी तो स्पीड थोड़ी सी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। या आप यहां से जानते हो कि n समानुपाती EB बटे फाई। तो EB बराबर यहां से क्या निकाल सकते हो आप, यहां से इसको इधर ले जाओ तो क्या होगा, V माइनस IARA बटे क्या होगा, फाई होगा, है ना। तो यहां पर आपने ये जो सप्लाई वोल्टेज है ये क्या कर रखी है, नियत। इसके कारण जो आपका ये क्या है, आर्मेचर का करंट है, ये भी क्या है, नियत है, ठीक है। और यहां पर ये जो रेजिस्टेंस है ये बहुत ही कम मान का है ना। तो ड्रॉप भी क्या होंगे, कम। फ्लक्स कांस्टेंट है तो थोड़ा सा क्या होगा कि यहां पर स्पीड क्या हो जाती है, थोड़ी सी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान में रखना है कि मैंने यहां पर सबसे पहले माना कि शंट मोटर में फ्लक्स क्या होता है, नियत होता है। तो फ्लक्स नियत होगा तो स्पीड क्या होगी, नियत। लेकिन इसमें क्या होता है, आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन के कारण क्या होगा, फ्लक्स में थोड़ा सा कमी होगी। फ्लक्स में कमी होगी तो स्पीड बढ़ेगी।
लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज हमने क्या कर रखी है, नियत कर रखी है, और यहाँ पर आर्मेचर का जो करंट है, सॉरी आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस है वो 0.1 से 1 ओम के मध्य होता है। तो यानी ड्रॉप क्या होंगे, यहाँ पर कम होंगे, क्योंकि आपको पता है कि 0.1 है, इसे 10 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या होगा, 1 वोल्ट ही तो हुआ, 1 वोल्ट ही हुआ। और ये जैसे आपका कितना है, जैसे 200 वोल्ट है, इसमें से 1 वोल्ट कम हो गया तो कितना हो गया, 199 हो गया, है ना। तो यहां पर जो स्पीड होगी वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कहने का मतलब कि मोटर पर जब आप लोड बढ़ाओगे तो थोड़ी सी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहां पर जब आप आरेख बनाते हो किसका, आर्मेचर करंट और स्पीड का, तो ये मान लीजिए आपका क्या है, नो लोड स्पीड है, क्या है, नो लोड स्पीड। तो यहां पर नो लोड स्पीड तो क्या रहेगी, अधिकतम रहेगी, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा लोड बढ़ाओगे तो क्या हो जाता है, स्पीड थोड़ी सी परिवर्तित हो जाती है, थोड़ी सी स्पीड क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। तो ये किसका है, शंट मोटर का आरेख है। तो हम यहां पर पॉइंट क्या लिखेंगे, डीसी शंट मोटर की गति में थोड़ा सा परिवर्तन लोड बढ़ाने के कारण होता है। अब यदि हम बात कर लेते हैं साथ साथ में इसके स्पीड रेगुलेशन की, किसकी, स्पीड रेगुलेशन। अब देखिए, हमेशा यदि कोई भी रेगुलेशन होता है तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जैसे डीसी जनरेटर था तो आउटपुट क्या था आपका, इलेक्ट्रिकल था, तो वहां पर हम इलेक्ट्रिकल फॉर्म में वोल्टेज रेगुलेशन या वोल्टता नियमन निकालते थे। लेकिन मोटर है, इसका जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, मैकेनिकल यानी यांत्रिक। तो यांत्रिक के रूप में यहां पर हम क्या निकालते हैं, आपका गति नियमन निकालते हैं। तो गति नियमन ध्यान में रखना है, गति नियमन, इसे हम क्या कहते हैं, स्पीड रेगुलेशन, स्पीड रेगुलेशन बोलते हैं, गति नियमन। ठीक है, तो गति नियमन होता क्या है कि जैसे मान लीजिए पहले आपकी मोटर थी, वो फुल लोड पर प्रचालित की जा रही थी और फुल लोड पर उसकी स्पीड थी 1000 आरपीएम, ठीक है। और अब आपने यदि उस मोटर को क्या किया, नो लोड पर प्रचालित कराया, तो उसकी जो गति में जो परिवर्तन आता है वो ही क्या कहलाता है, आपका गति नियमन या स्पीड रेगुलेशन। तो यहां पर हम क्या पॉइंट नोट करेंगे कि जब किसी मोटर को फुल लोड से नो लोड पर प्रचालित, जब किसी मोटर को फुल लोड से नो लोड पर प्रचालित करवाया जाता है तो उसकी गति में परिवर्तन ही गति नियमन कहलाता है,
ठीक है ना, क्या कहलाता है, स्पीड रेगुलेशन। और हमेशा ध्यान में रखना है कि जो रोटेटिंग डिवाइस होती है यानी घूर्णन करने वाली जो युक्तियां होती है उनका जो गति नियमन होता है वो हमेशा फुल लोड के बेस पे करवाया जाता है। तो यहाँ पर स्पीड रेगुलेशन प्रतिशत में निकालोगे तो क्या होगी, स्पीड नो लोड माइनस फुल लोड डिवाइड बाय फुल लोड इंटू 100 होगी। क्या होगी, 100 होगी। और यहां पर मैंने डीसी शंट मोटर में क्या कहा कि यहां पर इसकी गति में परिवर्तन क्या होता है, बहुत ही कम होता है। जैसे मान लीजिए कि ये जो शंट मोटर है, पहले क्या था कि ये आपकी फुल लोड की बात करें तो फुल लोड के केस में ये मान लीजिए 1000 आरपीएम पर क्या कर रही थी, घूर्णन कर रही थी। अब जैसे ही आपने इसको नो लोड पर प्रचालित कराया तो नो लोड पर आपने जब इसे प्रचालित कराया तो यहां पे लिख देता हूं कि जैसे फुल लोड पे इसकी गति कितनी थी, 1000 आरपीएम थी, और नो लोड पे जब इसे आप लेके आए तो इसकी गति हो गई 1010 आरपीएम। कितनी हो गई, 1010 आरपीएम हो गई। ठीक है, तो यहां पर इसकी जो स्पीड रेगुलेशन होगा तो स्पीड रेगुलेशन क्या होगा, स्पीड रेगुलेशन बराबर क्या होगा, नो लोड कितना है 1010 माइनस 1000 बट्टे क्या होगा 1000 गुणा क्या हो गया 100। तो यहां पर अंतर कितने का गया 10, 10 बट्टे 1000 गुणा 100। तो यहां पर 2 जीरो से 2 जीरो 1 जीरो से, यानी गति नियमन कितना आ गया, 1% आ गया। कितना आ चुका है, 1% यहाँ पे क्या आ चुका है, गति नियमन आ गया है। तो और हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि जो सबसे बेस्ट स्पीड रेगुलेशन होता है वो किसका होता है, आपका डीसी शंट मोटर का होता है। तो यहां पर हम नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे कि डीसी शंट मोटर का स्पीड रेगुलेशन बेस्ट होता है। अब एग्जाम में भी आपसे कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए निम्न में स्पीड रेगुलेशन बेस्ट है, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, ऐसा क्वेश्चन आ गया निम्न में स्पीड रेगुलेशन बेस्ट है। पहला ऑप्शन दे दिया आपको 0%, दूसरा ऑप्शन दे दिया आपको 10%, तीसरा ऑप्शन दे दिया आपको 50% और चौथा ऑप्शन दे दिया आपको 100%। तो बताइए कौन सा स्पीड रेगुलेशन बेस्ट है। तो कहीं यहां पर 100% को देख करके बेस्ट 100% मत कर देना। इसका मतलब ये होगा कि आपकी स्पीड क्या है, 100% परिवर्तित हो रही है। 100% क्या हो रही है, परिवर्तित। यानी कि मान लीजिए कि पहले आपकी स्पीड 1000 थी, ठीक है, 1000 आरपीएम थी फुल लोड पर, और जैसे ही आप इसको नो लोड पे लेके आए तो इसका क्या होगा 100%, ठीक है ना, यानी 1000 और बढ़ गई। तो इतना स्पीड वेरिएशन यानी स्पीड में परिवर्तन नहीं होता। क्या हो, सबसे बेस्ट कौन सा होता है आपका 0% होता है। और ध्यान में रखना है कि डीसी शंट मोटर का स्पीड रेगुलेशन बेस्ट होता है, यानी इसकी जो गति होती है वो न्यूनतम परिवर्तित होती है, इसलिए इसका प्रयोग नियत गति के लिए करवाया जाता है। इसके लिए करवाया जाता है, नियत गति के लिए करवाया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसके नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं हम, टॉर्क के बारे में। टॉर्क और स्पीड में आरेख खींचते हैं, इसमें टॉर्क और स्पीड में आरेख। नेक्स्ट थर्ड आरेख है इसका, टॉर्क एंड
स्पीड, स्पीड एंड टॉर्क में, टॉर्क में खींचते हैं। ठीक है, आरेख स्पीड और टॉर्क। ठीक है, तो आप जानते हैं कि टॉर्क होता है वो समानुपाती किसके होता है, हमेशा आपके आर्मेचर के करंट के। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहां पर ये जो नो लोड स्पीड थी, ये क्या थी, नो लोड स्पीड। यहां पर क्या है, नो लोड स्पीड है। ठीक है, तो ये क्या है, इस कंडीशन में टॉर्क क्या है, न्यूनतम। टॉर्क क्या है, न्यूनतम है। क्यों कि आपको पता है कि टॉर्क और स्पीड में क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। दोनों में क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। जब आपकी गति अधिकतम होगी तो टॉर्क क्या होगा, न्यूनतम। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था कि जब किसी पहाड़ी पर आप साइकिल लेकर के चढ़ते हो तो हमेशा आपको अधिकतम बल लगाना पड़ता है, लेकिन वहां पे स्पीड क्या होती है, न्यूनतम। और जैसे ही पहाड़ी से आप नीचे की तरफ साइकिल को लेकर के जाते हैं तो उस समय आपकी स्पीड अधिकतम होती है और आपको बल क्या लगाना पड़ता है, न्यूनतम। तो यहां पर देखिए, ठीक है, यहां पर टॉर्क का मान क्या है, 0 है लगभग, लेकिन स्पीड क्या है, अधिकतम है। लेकिन नो लोड से हमेशा क्या होनी चाहिए, इसकी स्पीड फुल लोड नियत रहनी चाहिए, लेकिन थोड़ी सी स्पीड इसकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो इसका जो आरेख आता है वो इस प्रकार से। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखना है कि जो डीसी शंट मोटर है उसे नियत गति के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, जबकि इसका हाई स्टार्टिंग टॉर्क नहीं होता है। ठीक है, तो इसे जब आप प्रचालित कराते हो तो हमेशा नो लोड पर प्रचालित कराते हो। जैसे आपने कभी भी अलग अलग स्थानों पे देखा होगा कि जैसे एग्जाम्पल जो खराद मशीन होती है जिसे हम लैथ मशीन कहते हैं, तो वहां पर क्या होता है, मोटर के बीच में लकड़ी लगा दी जाती है, तो उसे पहले क्या होता है, घूमने दिया जाता है। यदि उसी समय उस पर फोर्स लगाया जाए तो वो क्या है, अपनी रेटेड गति प्राप्त नहीं कर पाती है। और डीसी शंट मोटर है, इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो फुल लोड का क्या होता है, 1.5 गुना होता है लगभग। ठीक है, तो यहां पर पॉइंट मैं नोट कर देता हूं, डीसी शंट मोटर का प्रयोग नियत गति के लिए किया जाता है। ठीक है ना, तो नियत गति वाले कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल देख लीजिए। इन स्थानों पर क्या है, आपके डीसी शंट मोटर प्रयोग की जा सकती है। ठीक है, जैसे सबसे पहले बात करें हम, जो आपके उद्योग होते हैं जैसे एल्यूमिनियम रोलिंग, यानी एल्यूमिनियम या स्टील की जो चद्दर आती है, तो उनकी रोलिंग में भी किसका प्रयोग किया जाता है, डीसी शंट मोटर का। तो आप क्या लिखेंगे, एल्यूमिनियम रोलिंग, सेकंड स्टील रोलिंग। ठीक है, पेपर एंड टेक्सटाइल। ठीक है, कपड़ा और पेपर उद्योग में भी इसका प्रयोग किया जाता है, इंडस्ट्री में। क्योंकि आपको पता है कि कपड़े का इस प्रकार से रोल आता है, तो वो किसके माध्यम से किया जाता है, डीसी शंट मोटर। ठीक है,
तो डीसी शंट मोटर क्यों? क्योंकि डीसी शंट मोटर की नियत गति होती है। यदि दूसरी कोई मोटर होती जैसे सीरीज मोटर होती तो उसकी क्या है, स्पीड को नियत किया जाना क्या है, काफी क्या रहता है, डिफिकल्ट। तो वहां पर जैसे ही लोड बढ़ता तो क्या हो जाता, टॉर्क बढ़ जाता और आपका पेपर क्या हो जाता, बीच में से टूट जाता। लेकिन डीसी शंट मोटर है, नियत गति के लिए है, तो वो क्या है, एक समान गति से चलती रहती है, जिसके कारण आपका पेपर टूटेगा नहीं, यानी रोल क्या होगा, बेस्ट होगा। इसके अलावा जो मशीन टूल्स होते हैं, मशीन टूल्स, इनमें भी किसका प्रयोग किया जाता है, डीसी शंट मोटर का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा मैंने अभी एग्जांपल बताया लैथ मशीन, या आप बोल सकते हो कि खराद मशीन होती है। लैथ मशीन में किसका प्रयोग किया जाता है, डीसी शंट मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये किसके बारे में था, आपका डीसी मोटर के बारे में। अगली क्लास में हम डीसी सीरीज मोटर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।